जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अरसलान ज़ाहिद और मैं प्रोफ़ेशन से एक टीचर हूँ। उस्ताज़ा से मिलना, उनकी बातें सुनना, उनके तजुर्बात से सीखना, ख़ास तौर पर उनकी नसीहतों को लेकर उन्हें अपनाना, ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ के साथ-साथ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है। तो हमने जो ये एक काम शुरू किया है जिसके अंदर हम अपने उस्ताज़ा को, स्पेशली वो वाले उस्ताज़ा जिनका एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, एक बहुत बड़ा नाम है, उनको सोशल मीडिया पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनकी लाइफ़ के बारे में जान रहे हैं, उनके सब्जेक्ट के बारे में, उनके अपने क्या ख़्यालात हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। तो आज की हमारी इस सीरीज़ में जो हमारे एक नामवर और हाईली एक्सपीरियंस्ड जो टीचर हैं, उनके साथ हम आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। आपका इंट्रोडक्शन ये है कि जी आप इस वक्त एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तकरीबन पिछले एक लंबे अरसे से जो है वो तालीमी खिदमात दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक नाम पर प्राइवेट इदारा, उसके अंदर भी आप जो है वो अपनी तालीमी खिदमात जो है वो सरे अंजाम दे रहे हैं। और अगर आपका कुल तजर्बा देखा जाए तो तकरीबन पिछले 25 साल से इस एजुकेशन सेक्टर से जो है वो एसोसिएट हैं। तो मेरी मुराद जनाब सर मुदस्सिर अवान साहब हैं, जिनके पास हम आज हाजिर हुए। और हमारे लिए सबसे बड़ी सादत की बात यह है कि जब हमने सर से रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो वक्त निकाल लें, तो सर ने जो है बगैर कोई दूसरी बात किए हमें जो है वो टाइम दिया और आज हमारे साथ जो है ना वो इस सिटिंग को टाइमली जो है ना हमारे साथ सेट किया, जिसका हम अब बाकायदा आगाज करेंगे। तो सर से स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। सर दोबारा से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो हमें टाइम दिया और हमारे साथ जो है वो इस नशिस्त को जो है वो सेट करने के लिए अपने बिजी एक स्केड्यूल में से अपना टाइम निकाला। तो सर जिस तरह हम अपने इस पॉडकास्ट का आगाज करते हैं तो हम बेसिकली जो है ना वो टीचर से उनकी अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछते हैं। तो मैं आपसे भी जो है वो उसी तरह स्टार्ट लूंगा कि काइंडली बताइएगा कि आप किस तरह से जो है वो अपने बचपन, अपनी एजुकेशन और अपनी फैमिली के मामलात के हवाले से जो है वो आज यहाँ तक पहुंचे, जरा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ इस तरह है कि थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। जी जी। मैं बेसिकली जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ उसमें हम जो है वो 6 बहन भाई हैं और फैमिली में ऐसा कोई आई थिंक सो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है एक्सेप्ट मी और माय सिस्टर, जो कि माशाल्लाह एमए एमएड है और मैं भी साथ में एमफिल और बीएड एजुकेशन हूँ। तो पढ़ने पढ़ाने वाला सिलसिला खानदान में तो कोई नहीं है, ना फैमिली में कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है। लेकिन मुझे ज्यादा जब आई थिंक सो इंटरमीडिएट जब मैंने किया, इंटरमीडिएट तक मैं भी बड़ा नॉर्मल सा था। जब ग्रेजुएशन या बीएससी स्टार्ट की तो बीएससी वाज अ टफ जॉब और टफ स्टडी, क्योंकि हमारे दौर में अगर आप देखें 2000 या 2002 में काफी मुश्किल था बीएससी को करना, क्योंकि बीएससी एक ऐसी जॉब थी जिसमें आपको एनुअल पेपर्स देना पड़ते थे और थर्ड ईयर जो है वो कॉलेज में होती थी और फोर्थ ईयर जो है उसमें थर्ड ईयर फोर्थ ईयर मिला के, जैसे 9-10 किसी दौर में होती थी कि इकट्ठा पेपर देना होता था। इसलिए ये थोड़ी टफ जॉब थी। बहरहाल ये है कि उस वक्त चूंकि मैंने डबल मैथ और फिजिक्स का सहारा लिया हुआ था, वो सब्जेक्ट्स चूज किए थे, तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट भी तभी बना। और जब वो इंटरेस्ट बना तो पूरा दिन मैथमेटिक्स पे ही ज्यादा काम करना, ज्यादा सोचना, पढ़ना भी, शौक भी उसी का हो गया। तो ना फिजिक्स को देखना, ना इंग्लिश को देखना, ना पार्क स्टडीज को देखना, तो ज्यादा फोकस जो है वो मैथमेटिक्स पे रहता था, जो वजह बना मेरा आगे मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स करने का या एमफिल। हुआ कुछ इस तरह के 2003 में व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर मैंने जो है वो स्टार्ट किया एक छोटी सी एकेडमी में पढ़ाने से। और तब तो इतनी हालत खराब होती थी कि मतलब 4 या 5 लोग अगर आपके सामने खड़े हैं, उनके सामने एड्रेस करना उनको, उस दौर में जब कोई सोशल मीडिया, कोई ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं थे लोगों के दरमियान, तो फिर मुश्किल होता था इवन दो कि आप पब्लिक के सामने बोलना। तो वहां पे एकदम आपके सामने मजमा आ गया 40 का या 45 की क्लास एक आ गई, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होता था। बहरहाल फर्स्ट टाइम 2003 में स्टार्ट किया, सिलसिला चलता रहा, 2005-6 तक वहां पे टीच किया। अब उस दौर में और इस दौर में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि उस दौर में ये होता था कि अगर आप टीचर हैं और आप पढ़ा रहे हैं, आपके एकेडमी जाने से, एकेडमी छोड़ने से एकेडमी इफेक्ट होती थी। बिल्कुल। मतलब अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे पीछे मेरे बच्चे घर तक आ जाते थे, या फिर जो एकेडमी का ऑनर है वो आपको ऑनर देने के लिए घर आ जाता था कि नहीं सर, आप हमारा मेन पिलर है तो आप हमारी एकेडमी को रीज्वाइन करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो आपको वैल्यू करते थे। आजकल की तरह नहीं है कि कि अगर आपने एक टीचर छोड़ देता है तो वहां पे 10 लोग और खड़े होते हैं और हर कोई क्वालिफाइड है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन एक्सपीरियंस जो है उसकी भी कोई वैल्यू होती थी। बिल्कुल। खैर तब जो है हमने 2007 तक जो है हमने ऐसे ही किया और उसके बाद जो है वो मैं शादबाग में स्टडी गर्ल्स कॉलेज था, तो स्टडी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया और उसके साथ स्टडी सेंटर, जो कि आज एस्पायर कॉलेज के नाम से इदारा चला रहे हैं, उनके साथ काम करना शुरू किया और वहां पे भी तकरीबन 3-4 साल काम किया। तो इस तरह शादबाग में और भी जो नामवर इदारे हैं, स्कूल्स हैं, हर जगह पे ऑलमोस्ट जो है वो पढ़ाया। उसके बाद जो है आइडियल एकेडमी में भी काफ़ी अरसा जो है वो सर्व किया
लेकिन उसके बाद महसूस हुआ कि खुद को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे भी वैसे वैसे एफिशिएंट होते जाते हैं। तो हुआ कुछ इस तरह ही कि फिर स्टूडेंट्स की वजह से समझ लें या अपने अंदर मोटिवेशन पैदा हुई कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। तो जो बंदा आता था कि मैं क्या कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहा हूँ, एमफिल कर रहा हूँ, तो मैंने सोचना कि हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा एमफिल पीएचडी हो रहा है, उसकी वजह वो आगे जाके आपको बताऊंगा कि क्यों जी। ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा चले मैं भी एमफिल जो है उसको अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। तो फिर मैंने 1-1.5 साल का पॉज लिया और उसमें मैंने एमफिल किया और अच्छे मार्क्स में किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है वो आज मैं रिफा यूनिवर्सिटी में, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग लेक्चरर भी काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। उसके साथ साथ मैं किप्स वर्चुअल में भी ऑनलाइन टीचिंग, जो कि मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा। सर आपने अपने माशाल्लाह इस तकरीबन 25 साल एक्सपीरियंस को चंद मिनट के अंदर जो है ना वो बड़े खूबसूरत अल्फाज के अंदर जो है वो इसको समेट के अपने देखने वालों को जो है वो सुना दिया। लेकिन मैंने एक बात सुनी हुई है कि जो बड़े लोग या ख़ानदानी लोग होते हैं ना वो अपनी कामयाबी का ऐलान अपने मुंह से नहीं करते। आपने ये बता दिया कि मैंने एमफिल किया, लेकिन आपके जो एमफिल है उसके अंदर एक डिस्टिंक्शन ये थी कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से गोल्ड मेडल नहीं मिला है। जी, उसका जिक्र नहीं आपने किया, काइंडली ज़रा वो भी कीजिएगा। जी, उसकी रीज़न यही है कि मैंने जो पॉज़ लिया था वो जी। इसीलिए पॉज़ लिया था कि मैं जो अपनी टोटल जो कंसंट्रेशन है स्टडीज़ की वो अपनी तालीम को दे सकूं, जिसमें मैंने 12 घंटे हो, 15 घंटे हो, जितनी भी वक्त है मैंने कोशिश की है कि मैं तालीम को दे सकूं। फिर मैंने किसी एकेडमी को जो है वो प्रायोरिटी नहीं दी। मैंने टोटल फोकस अपना जो है वही वजह है जिसकी वजह से मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और उसमें मेरे बहुत से असातिज़ा भी हैं मौजूद जिन्होंने मेरी सही। बहुत हेल्प की। और उसके साथ मैं मेंशन करना चाहूँगा सर कामरान, डॉक्टर कामरान साहब, अजीम साहब, जो आज जो है वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए गए हुए हैं। उसके अलावा जो है मेरी कोलीग थी एक, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो कुल मिला के मैं ये कहूँ कि अगर इन लोगों का साथ और मेरी मेहनत और माँ बाप की दुआ वो रंग ले आई, जिसकी वजह से मुझे जो है वो गोल्ड मेडल मिला था। सर अच्छा, जैसे आपने अपना अभी फैमिली बैकग्राउंड भी डिस्कस किया हमारे साथ और अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ जो है उसको भी डिस्कस किया है, तो हमारे जैसी इन फैमिलीज के अंदर ना गोल्ड मेडल अचीव करना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है। यानी उसकी वर्थ इतनी होती है कि वो बाकायदा जो है ना वो एक एजाज़, वो एक फीलिंग जो सी है वो नाकाबिले बयान है। तो जब आप इस चीज़ के लिए नॉमिनेट हुए, आपको इस गोल्ड मेडल से जो है वो नवाजा गया, तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? यानी आप उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देंगे। अच्छा, मैं एक मजे की बात बताऊं कि मुझे एक बार मेडल जो है ना वो मिला था 8th क्लास में, क्योंकि मैं नॉमिनेट नहीं हो पाया था। मुझे स्कूल में आपको पता है डिस्टिंक्शन की जाती है और मैं कोई इतना ब्राइट स्टूडेंट भी नहीं था, तो कुछ इस वजह से मुझे जो है स्कूल में बोर्ड के एडमिशन के लिए नहीं भेजा गया। मुझे स्कूल के पेपर्स के लिए प्रेफर किया कि अगर आप स्कूल के पेपर्स देंगे आप बोर्ड के एग्जाम्स नहीं देंगे। सही। वो अलग बात है कि मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता कि बोर्ड के एग्जाम्स तब कैसे होते थे और क्या उसमें चलता था। मैंने स्कूल के पेपर्स दिए और ईमानदारी से पेपर्स दिए। मुझे याद है कि मुझे तब भी गोल्ड मेडल मिला था। अच्छा। 8th क्लास में, और एक जो है वो गोल्ड मेडल मुझे अभी मिला है। तो वो दोनों को जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जी तकरीबन 8 क्लासेस का डिफरेंस या 10th क्लासेस का डिफरेंस जो है वो मैं देखता हूँ, तो फिर बड़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि एक वो दौर था जिसमें मैंने बिल्कुल अपना बचपन ही कह लें या टीनेजर कह लें जब मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, और एक ये जब मैंने काफ़ी सीनियर होके अपने जूनियर्स को जो है वो कंपेटिटर समझा अपना। अच्छा सर, माशाल्लाह आप जिसने आपने बताया कि मैथमेटिक्स को डील कर रहे हैं, अगर मैं इसके हवाले से बात करूं तो कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले ना मैथ्स को बच्चे जो है वो एक मुश्किल सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दूं तो हमारे यहाँ ना दो थॉट्स हैं, या तो मैथ्स कई बच्चों के लिए बहुत ही आसान है और कई बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है। यानी दरमियाना बच्चा इस सब्जेक्ट में जो है ना वो मैंने कम ही देखा सर्वाइव करता है, जो कहे जी मुझे थोड़ा बहुत मैथ आता है, यहाँ तो उसके लिए बहुत ही आसान है या बहुत जो है मुश्किल है। आप एज अ टीचर इस सब्जेक्ट को किस तरह एड्रेस करते हैं? अच्छा, इसमें ना 1-2 फैक्टर्स आ जाते हैं। एक सबसे पहली बात तो आ जाती है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़ा स्मार्ट वर्किंग की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है। स्मार्ट वर्किंग ये है कि वो चाहते हैं कि हमें थोड़े वक्त में ज्यादा काम सीखने को मिल जाए, मार्क्स मिल जाए। हर बंदा जो है वो मार्क्स की तरफ भाग रहा है, तो मार्क्स की वजह से वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है, आप कोई गेम खेलते हैं, आप कोई भी चीज इस तरह की करते हैं, तो जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप उसमें काबिल नहीं हो सकते, ना आपका इंटरेस्ट बनता है। मैं अपनी एग्जांपल खुद दूं तो मैं बड़ा जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट था टिल एफएससी तक। जी। एफएससी तक भी मुझे याद है कि मैंने 5-5 दिन लगा के भी अपने पेपर्स की प्रिपरेशन की है, और फिर भी आउटपुट को इतनी अच्छी नहीं आती थी कि जो स्टूडेंट कहते हैं कि जी हम एक हफ्ता या एक महीना पढ़ के मैथमेटिक्स कर लें।
तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको बार बार जो है वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, इंटरेस्ट डेवलप करें, और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप उसकी जो, मैं अगर मैट्रिक लेवल तक कहूँ कि तो स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा प्रैक्टिस पे रहें, सोचेंगे ज्यादा, हिस्ट्री में जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो टूल्स हैं आजकल, जी उनके पास एआई टूल्स हैं। और जरूरी नहीं है कि एआई जो है वो हर वक्त ही ठीक हो, अक्सर मैंने देखा है कि एआई भी गलत आंसर कर देता है। मैं कुछ दिन पहले क्लास पढ़ा रहा था ऑनलाइन, तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन इस तरह था कि वो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। जी अब अगर आप इसकी फैमिली में जाए तो ये फैमिली रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम की हम बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल की एक फैमिली है। ठीक है। तो पैरेललोग्राम जो है और रेक्टेंगल थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, एंगल्स पे आके बात रुक जाती है। तो मैंने उनको प्रूफ कर दिया कि बेटा ये जो है ये रेक्टेंगल है। वो बच्चे बस जिद थे कि नहीं सर, इसके आंसर में हमें पैरेललोग्राम दिया गया। तो मैंने फिर लॉजिक के थ्रू उनको बता भी दिया, प्रूफ भी करवा दिया, पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई किया, और जिससे वो प्रूफ हो गया। लेकिन स्टूडेंट पर जिद थे कि एआई हमें ये आंसर कर रहा है, और आगे वो आंसर में ये मेंशन कर रहा है कि पैरेललोग्राम इज अ टिपिकल केस और स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने फिर उनको समझाया, फिर मैंने कहा कि भाई लॉजिकली आप देखेंगे तो लॉजिकली हम पाइथागोरस थ्योरम का सहारा ले रहे हैं, और पाइथागोरस थ्योरम कभी हमें गलत आंसर नहीं करता। तो वहां जाके फिर बच्चे जो है एग्री हुए, और वो बुक का आंसर या जो एआई का आंसर था वो गलत कंसीडर हुआ। अच्छा सर, सोशल मीडिया की जनरेशन है आजकल, और आप माशाल्लाह जो है ना वो काफ़ी अरसे से पढ़ा रहे हैं। एक टाइम था सोशल मीडिया इतना कॉमन नहीं था स्टूडेंट्स को उस वक्त डील करना, और जिस तरह भी आपने बताया कि आज के टाइम पे डील करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। बच्चों का रुझान जो है ना वो टोटली एआई की तरफ है। तो क्या आप सब्जेक्ट जो आपका मैथमेटिक्स है इसको एआई से किस तरह रिलेट करते हैं, या किस तरह इसको जो है ना वो एआई के टर्म्स बच्चों को समझा सकते हैं कि इसकी वर्थ और इसकी वैल्यू क्या है? देखिए, एआई को अगर आप देखेंगे तो हम एक चीज हमने पढ़ी थी एमफिल में, उसको कहते हैं ग्राफ लर्निंग या ग्राफ थ्योरी। जी और ग्राफ थ्योरी जो है वो बेसिकली इसी से रोबोटिक्स और इसी से जो है वो एआई की जनरेशन, एआई की जो है वो एआई जन्म देती है एआई को। अब असल प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स जो है अगर टोटली एआई के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो वो भी गलत है। सेल्फ थिंकिंग भी कोई बात है। जी हम हमारे असातिज़ा से जब सीखते थे तो हम लाइब्रेरी को भी देखते थे, हम बुक्स को भी देखते थे, खुद भी कोशिश करते थे सीखने की। टोटली जो है हम सोशल मीडिया डिपेंडेंट नहीं थे। अगर आप टोटली सोशल मीडिया डिपेंडेंट हो जाएंगे जी तो फिर आप उसी पर रिलाई करना जो कर देंगे, नहीं ये आंसर बिल्कुल ठीक कर रहा है, बेशक उसका लॉजिक किसी और एंड में ठीक हो, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग वो ठीक ना हो। तो इस लिहाज से एआई टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जी एआई जो है वो इंसानों ने बनाई है। तो अगर आप कहेंगे कि जी इंसान गलत हो गया, एआई ठीक हो गया, तो फिर ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अच्छा सर, ये जो आज के दौर के अंदर हम देखें तो मैथमेटिक्स को अगर किसी स्टूडेंट ने आगे एआई के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर करियर को परस्यू करना है, और 9 से ऑनवर्ड उसका यही माइंड बनता है जी कि मैंने तो आगे बीएस जो है ना वो एआई या इससे रेलिवेंट किसी फील्ड में करना है, तो मैथमेटिक्स पर उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग जो है ग्रिप होनी चाहिए ताकि आगे जाके उसको इन सब्जेक्ट्स में हेल्प मिल सके? चलें, इसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया सुना देता हूँ। जी। मैंने लास्ट ईयर जो है वो मेरे पास IFA यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थे, तो अब वो लास्ट सेमेस्टर में है, और लास्ट सेमेस्टर में आप जो है वो सब कुछ सीख चुके होते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि कैलकुलस में इंटीग्रेशन या डेरिवेशन क्या होती है, डू यू नो द फार्मूलाज, तो वो जनाब कह रहे हैं कि सर मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई फार्मूलाज याद नहीं है। तो मैंने कहा आप कंप्यूटर्स करने जा रहे हो, जो बैकबोन है मैथमेटिक्स उसकी बैकबोन है, आप उसको जो है वो बाईपास करके आप करने जा रहे हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। तो हालत तो ये है कि बच्चे अब मैथमेटिक्स को अगर आप समझें कि मैथमेटिक्स जो है उसके बगैर हम कंप्यूटर साइंसेज में चले जाएंगे, तो ये बिल्कुल फजूल सी बात है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स को जो कंप्यूटर साइंस है उसको तो आप सीख लेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम्स को आप, मैं, कोई भी एक नॉन प्रोफेशनल भी सीख लेगा। ठीक है। लेकिन जैसे आपको अगर कह दिया जाए कि प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनानी है, तो आप एआई को कहेंगे या किसी को भी कहेंगे तो वो बना देगा, चैट जीपीटी को कहेंगे वो भी बना देगा। जी लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अब आप अगर एक इंग्लिश एक्सपर्ट हैं या कोई केमिस्ट एक्सपर्ट हो, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सब्जेक्ट जो है, इसीलिए कहा गया कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल ऑल साइंसेस। साइंसेस बिल्कुल। तो हम इसको तो बुला ही नहीं सकते कि इसकी ये बेस है, बेस के ऊपर तमाम जितनी पिलर्स हैं इसके, वो सारे इसके ऊपर ही खड़े हैं। तो मैथमेटिक्स के बगैर आई थिंक सो, क्योंकि ये कहा गया कि ये जो है गॉड, नॉलेज ऑफ गॉड है। जी तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो है वो आसमानों की तरफ देखो और सीखने की और सोचने की कोशिश करो। तो ये सब मैथमेटिक्स की वजह से है। खजूर की
जो होती है छाल की तरह चांद की जो हरकत है, वो आज साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन फाइंड कर रहे हैं कि उसका पाथ कैसा है, तो जो कि कुरान मजीद में कई साल पहले बता दी गई है। अच्छा सर, एक और बात बड़ी कॉमन सी है आज के स्टूडेंट्स में है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो भी मैट्रिकुलेशन में इंटरमीडिएट में होते हैं, कि हम लोग जो है ना वो अगर देखें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैथमेटिक्स इतना सीखना चाहिए कि हमें जो है ना वो अपना हिसाब किताब करना आना चाहिए पैसों की सूरत में या और गिनती की सूरत में। तो हमें क्यों इतनी लंबी चौड़ी जो है ना वो थ्योरीज या इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस जो है वो करवा दिए जाते हैं? इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी इसकी लॉजिक क्या है? स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है। इसमें भी एक चीज आ जाती है, हम मैथमेटिक्स को और अरिथमेटिक को मिला देते हैं। अरिथमेटिक्स इज समथिंग एल्स, मैथमेटिक्स इज अ साइंस सब्जेक्ट। अरिथमेटिक में हम कहते हैं रोजमर्रा जिंदगी, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, आपके पास कोई ग्राफ आ गया, आपके पास कोई जमा माइनस के क्वेश्चन आ गए, परसेंटेज निकालनी है, आपने बैंक से लोन लिया है उसके ऊपर परसेंटेज देनी है, इस तरह की चीजें जो है डेली लाइफ में आ जाती है। मैथमेटिक्स जो हम पढ़े हैं वो एक लैंग्वेज है, वो एक पूरा सब्जेक्ट है। अरिथमेटिक इज समथिंग एल्स। ओके, ठीक है। तो बच्चों को अगर ये कहा जाए कि बच्चे कहेंगे जी प्लस माइनस जमा माइनस ही हमें सिखाना है, तो उन्हें अरिथमेटिक्स तक ही रखना कि बेटा आप 5वीं तक पढ़े, 5वीं के बाद आप मैथमेटिक्स छोड़ दें, फिर अरिथमेटिक्स छोड़ दें, आप कुछ और कर लें। लेकिन अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो फिर आपको अपनी सोच को थोड़ा अब्रॉड करना पड़ेगा। अच्छा सर, मैथ्स का टीचर जो है ना उसके बारे में भी एक बड़ा कॉमन सा फिनोमेना समझा जाता है कि अगर मैथ्स का टीचर स्ट्रिक्ट ना हो तो बच्चे मैथ को समझ नहीं सकते। तो आप अपने एक्सपीरियंस में जरा इस बात को भी जो है ना इसका भी एनालिसिस करें। अच्छा, मेरी पता नहीं अभी भी शायद फोटो जो है वो कुछ फोटोजेनिक ही ऐसा हूँ कि मैं अगर बड़ा फ्रेंडली होकर पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स का जो आता है ना फीडबैक के सर जो है बड़े स्ट्रिक्ट लगते हैं, ग्रेंजर वाली इनकी जो है वो इनका इमेज है। तो फिजिकल क्लासेस में भी ये इशू होता था और वर्चुअल क्लासेस में भी ये इशू होता है। ये प्रॉब्लम ये आता है कि आई थिंक सो इससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि आप स्ट्रिक्ट हैं या नहीं है। आपको नॉलेज अगर मिल रहा है ना, और वो नॉलेज मेरे अब एक दो टीचर ऐसे थे वो जो बहुत स्ट्रिक्ट थे जी, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैंने सीखना तो इन्हीं से सीखना है। क्यों? क्योंकि वो कुछ चीजें ऐसी बता देते थे, वो कुछ चीजें ऐसी सिखा देते थे जो बाकी टीचर्स नहीं बता पाती। जो आजकल का बच्चा है वो चाहता है कि मेरा टीचर मेरे साथ फ्रेंडली हो, मैं उसके गले में ऐसे बाजू डाल के जो है ना उसके साथ चल रहा हूँ। तो हमने तो वो दौर भी देखा है कि जब आपके स्टूडेंट्स जो है वो आपके पीछे चलते थे, आपके साथ भी नहीं चलते थे, क्यों साथ चलते हुए भी घबराते थे, डरते थे। तो अगर रास्ते में आ गए हैं, टीचर को देख लिया है, तो बच्चा अपना रास्ता बदल लेता था, चुप जाता था। और ये हमने भी देखा है, जब हम भी अपने छोटे थे, हमारे टीचर हमें सामने साइकिल पे मोटरसाइकिल पे नजर आ गए तो हम अपने आप को छुपा लेते थे कहीं कि कहीं हमें देख ना लें, पूछ ना लें कि कर क्या रहे हो यहाँ पे। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया जो है ना, अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं इसके ऊपर, तो इसने टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान जो गैप था ना उसको डिफरेंट अदर कंटेंट की सूरत में फिल कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि टीचर्स को भी सोशल मीडिया पर उसी तरह एक्टिवली आना चाहिए जिस तरह एक्टिवली वो अपनी क्लास में जाते हैं या जिस तरह एनर्जेटिकली अपने काम को करते हैं? तो क्या सोशल मीडिया को भी अपने काम के लिहाज से वो वैसे ही यूज करें ताकि ये जो गैप है जो उनके दरमियान और बच्चों के दरमियान दूसरे कंटेंट ने फिल कर दिया, इसको वो किसी तरीके से जो है ना वो अपने और उस गैप को अपने कंटेंट से फिल करें? आई थिंक सो होना चाहिए, लेकिन ये भी अब काफी सुपर सैचुरेटेड हो चुका है। हर बंदा ही जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आके ना, जी, तो जैसे लेक्चर रिकॉर्ड करवा देना अपनी वीडियोस और व्यूज के लिए, ऑल अबाउट मनी, हर चीज जो है वो पैसे की वजह से किया जा रहा है। मेरे नजदीक जो मोस्टली टीचर्स कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, नेक नीति से या अपने नॉलेज को पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी तक एक वीडियो भी आज तक नहीं डाली, हालांकि मुझे सारा काम आता भी है, मैं ऑनलाइन लर्निंग भी जानता हूँ, ऑनलाइन टीचिंग भी जानता हूँ, जी, लेकिन मैंने अभी तक कोई रिकॉर्डिंग कोई ऐसी चीज नहीं की। हाँ, नियर फ्यूचर अगर मेरा कोई प्लान बना कि मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं जिसमें हम ऑनलाइन टीचिंग जो है वो स्टार्ट करें, जी, तो फिर इंशाल्लाह मैं ऐसा काम जरूर करूंगा। ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने अपने जब आप अपने बारे में बता रहे थे तो आपने गवर्नमेंट टीचिंग का जो है ना वो भी रेफरेंस दिया है। तो गवर्नमेंट के साथ जो अब तक आपका एक्सपीरियंस है, आप उसको कैसे बताते हैं कि वो कैसा चल रहा है? मैं अगर फ्रेंकली बताऊं तो वक्त लगा है इसको बर्बाद होने में ना। पिछले को 20-25 साल में हमारे असातिज़ा माजरत के साथ कुछ ऐसे असातिज़ा आए जिन्होंने आके किया कुछ नहीं, और स्कूल में आए और दीवार फैलान के दूसरे रास्ते से निकल गए और बाहर के मामला देखे और आ गए। और अभी भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं, मेरी कम्युनिटी में ऐसे टीचर्स हैं जो वो काम नहीं करते, काम करना ही नहीं चाहते। उनके लिए वो पढ़ाना जो है वो शायद जिल्लत कह लें या उनके मेयार के मुताबिक नहीं है, वो चले जाते हैं। तो कहते हैं ना वो मुड्डा दे बिगड़े खराब हुए, वो खराब हुए हैं, उन्होंने नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जब से गवर्नमेंट सेक्टर में भी आए हैं कोशिश करते हैं कि अपना टाइम जितना है उसको यूटिलाइज करें। वजह उसकी सिर्फ यही है कि हमारे जो सीनियर्स हैं क्वालिफाइड कम हैं लेकिन ग्रेड में हमसे ज़्यादा है,
और वो अपने ग्रेड को दिखाने के लिए कि हम आपको ऐसे कर देंगे, हम आपको वैसे कर देंगे, अल्लाह से नहीं डरते और वो यानी डोमिनेंसी वाला फैक्टर है। हाँ, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं टीचर्स को। टीचर बेचारा मजलूम है, जी। डर जाता है और वो फिर चापलूसी पे आ जाता है, फिर वो चापलूसी शुरू कर देता है। अच्छा सर, टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट चाहे स्कूल्स के हैं चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं, उनके भी वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ मुतालबात रहते हैं गवर्नमेंट से, जो कि वो उनकी जुबानी देखा जाए तो वो पूरे नहीं होते। जी जब भी कोई बजट आता है उससे पहले एहतजाज और उसके बाद एहतजाज, ये जो है ना वो हम पिछले चंद सालों से देख रहे हैं, एक ट्रेंड बन चुका है। इसकी क्या वजह है? ऐसे कौन से मामलात हैं जो गवर्नमेंट हल नहीं कर पा रही, और टीचर्स की ऐसी कौन सी डिमांड्स हैं कि गवर्नमेंट को से उनको मनवाने के लिए उनको एट द एंड एहतजाज ही करना पड़ता है? उसकी सर रीजन सबसे पहले ये आ जाती है कि आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अगर टीचर को 30,000 दे रहे हैं जी, और वो उनको तुन के काम से करवा रहे हैं, ऐसा ही है, करवाते हैं। तुन के अगर काम करवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट टीचर अगर 90,000 भी ले रहा है ना तो वो काम नहीं कर रहा। पहला डिफरेंस तो ये आ जाता है। दूसरा डिफरेंस ये आ जाता है कि जो 90,000 ले रहा है वो कहता है कि मेरी अगर इंक्रीमेंट बनती है इतनी तो मुझे साल बाद इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए। कंपैरिजन किया जाता है उसका फेडरल बोर्ड के साथ। फेडरल जो है, फेडरल को अभी भी आप देखें तो 85% जो है फेडरल ने डिस्पैरिटी रिडक्शन, हमारा एक अलाउंस होता है, वो ले चुके हैं। ठीक है। पंजाब को अभी तक वो 5% भी नहीं दिया, 0% पे है। अब वो रिडक्शन अलाउंस का मतलब ये है कि दोनों के दरमियान जो कंपैरिजन है कि एटलीस्ट दोनों की जो सैलरीज हैं वो आपस में मैच तो कर सके, वो अभी तक नहीं हुआ। इस वजह से फिर प्रोटेस्ट करना पड़ता है। फिर उसके अलावा स्केल मर्ज करने हो, उसके बाद फिर जो हमारे अलाउंसेज हैं, अब कन्वेंस अलाउंस अगर आप 2005 से देखें वो तकरीबन 3,000 रुपये आ रहा है, अभी तक 3,000 रुपये। आप मुझे बताएं, आप अगर बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको 1,500 रुपये में चेक करके आपको मेडिसिन देगा? बिल्कुल। तो 1,500 रुपये, अभी तक 1,500 रुपये वो दे रहे हैं, 1,500 रुपये से ज्यादा नहीं दे रहे। इसी तरह हाउस रेंट है, हाउस रेंट आपको अगर वो 2,500 रुपये या 2,000 रुपये दे रहे हैं तो 2,000 में कौन सा घर है जो आपको रेंट पे मिलता है? तो इस तरह की चीजें हैं जिसको वो प्रोटेस्ट करते हैं, एड्रेस करवाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट या जो हमारी रियाया है उसको वो ख्याल ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी इसको अगर हम देखा जाए तो जो टीचर्स के पर्सनल अलाउंसेस जो उनको मिलते हैं, मसला वहाँ पर है। जी जी बिल्कुल। उनको जो है वो बढ़ाया नहीं जा रहा या उनको टाइमली इंक्रीज नहीं किया जा रहा कंपैरेटिवली महंगाई के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पर गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा रही है कि स्कूल्स जो कि सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहे या उनमें स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि उनको प्राइवेटाइज किया जाए। आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? सर इसमें भी देखें ना, इसमें भी ये इशू आ जाता है कि आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो बच्चा आ रहा है लेडी बान। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सुबह में स्कूल आते हैं, दोपहर में बाप के साथ वो पीर बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार या इस तरह के कामों में जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहीं से सीधा बैग लेके कारखानों में जाके काम करते हैं। अब आप इस तरह के बच्चों को उन बच्चों के साथ कंपेयर करें जो एसी में बैठा हुआ है, जिसके पास जो है वो ऑनलाइन ट्यूटर भी आ सकते हैं या घर पे ट्यूटर भी आ सकते हैं। फिर दोनों के दरमियान आप कंपैरिजन करें और आप कहें कि आप तो सैलरी ज्यादा ले रहे हैं, वो सैलरी कम ले रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा। भाई ऑब्वियस सी बात है, वो बच्चे के अंदर शाऊर ज्यादा है जी, और इसके अंदर शाऊर नहीं है। इसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है। तो एक स्ट्रेसफुल पर्सन जो है वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाता जैसे कि एक जो है बच्चा जो फुली फैसिलिटेटेड हो। अच्छा सर, गवर्नमेंट के साथ साथ ना आपका प्राइवेट सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा तजर्बा है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी टीचर्स के साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं करता। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर को देखते हैं और प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं, तो टीचर्स जो है ना वो दोनों तरफ से जो है ना वो समझ लें कि एक प्रेस किए जा रहे हैं, उनके राइट्स प्रॉपर उनको नहीं दिए जा रहे, उनकी सैलरीज उतनी ज़्यादा नहीं है और उनके अगेंस्ट उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी होती है। तो प्राइवेट सेक्टर के हवाले से आपकी क्या राय है? उसमें अगर मैं आपको सही बात बताऊं, उसमें ये है कि हमारे पास ये मामला तब खराब हुए हैं जब हमने डिग्रियां बांटी हैं। जी बिल्कुल। डिग्रियां बांटने से मुराद ये है कि आप अगर 2014 में चले जाएं या फिर आप 2010 में चले जाएं, तो उस वक्त अगर एक ग्रेजुएट पर्सन था तो वो बैंक में भी जॉब कर लेता था, वो पढ़ा भी लेता था। उसके बाद एक दौर आता है जिसमें सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट होता है, एनुअल सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है। मैं स्ट्रांगली जो है इसके अगेंस्ट हूँ जो सेमेस्टर सिस्टम है। वही टीचर पेपर बना रहा है, वही इन्विजिलेशन कर रहा है, वही आपका जो टीचर है वो आपके असाइनमेंट चेक कर रहा है। उसकी वजह से आपके स्कोर जो है डेफिनेटली अच्छे हो जाते हैं। और अगर आपका पेपर कहीं ऊपर नीचे हो भी गया तो आपको असाइनमेंट्स और जो क्विज़ेस होते हैं वो बचा देते हैं। एनुअल सिस्टम में क्या था कि आपने 3 घंटे में अपनी परफॉर्मेंस देनी है। 3 घंटे में अगर आपने परफॉर्म कर लिया तो आप जो है वो पास और फेल, और मार्क्स भी इतने ज्यादा नहीं आते थे। अब हुआ क्या, 2010 में जितने भी लोग आए उन्होंने ये सेमेस्टर सिस्टम को प्रेफर करना शुरू किया। हर कोई जो है मास्टर्स और एमफिल पीएचडी होना शुरू हो गया। अब पीएचडीज की सैचुरेशन हमारे एक इलाके में यहाँ पे डॉक्टर
क्या नाम था, जीडी नासिर साहब थे, जी नाम सुना होगा आपने। वो एक ऐसे पर्सन थे जो आई थिंक सो पीएचडी थे, इसके अलावा कोई यहाँ पे पीएचडी मौजूद नहीं था, अगर आप आज से 35-40 साल पहले चले जाए। असल प्रॉब्लम वहां आया जब आपके पास इतने ज्यादा आउटपुट्स आ गई और आपको देने के लिए उनको कुछ भी नहीं है, ना जॉब्स हैं ना स्कूल्स हैं। तो फिर इस वजह से वो बेचारे 30,000, 35,000, इवन 15,000 पे भी काम करने के लिए अग्री हो जाते हैं कि चलो मैं अपने आप को यूटिलाइज तो करूं। तो ये वजह थी। जी। अच्छा सर, जिस तरह भी आपने इस सारी सिचुएशन को एलेबोरेट किया है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी तादाद स्पेशली यंग टीचर्स की जो है ना, वो अब इन प्रोफेशन के साथ ही एसोसिएट है। तो आप उनका फ्यूचर क्या देखते हैं और उनको क्या एडवाइस करते हैं अपने इस टीचिंग एक्सपीरियंस के लिहाज से? मेरे ख्याल से तो ये है कि अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो 2017 के बाद कोई लेक्चरर्स की और कोई जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई एक भी सीट जनरेट नहीं हुई, गवर्नमेंट ने अनाउंस ही नहीं की। अब बेचारे वो इधर उधर जाके तो कहीं ना कहीं तो अपने आप को बिजी करेंगे, लेकिन ये है कि इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी तालीम जो है इसको प्रायोरिटी पे रखें, एक तालीम और एक सेहत को। जी मैं देख रहा था कि इंडिया में बहुत से ऐसे इदारे हैं जो चाहते हैं कि अगर उनको फॉर एग्जांपल अगर पैसा मिल जाए किसी तरह, तो वो उनको ये नहीं कहा कि रियल स्टेट में लगा दो। जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो पैसा आ रहा है रियल स्टेट में जा रहा है। सब लोग कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लॉट्स ले लिए, कंस्ट्रक्शन कर ली, मकान बना लिया और उसको बेच दिया। वहां पे वो कहते हैं कि अगर आपको पैसा मिले तो वो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो तालीम में इन्वेस्ट करेंगे। वो किसी ने कहा था ना, नेपोलियन ने आई थिंक कहा था कि आप मुझे जो है वो अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। कौम होनी कहाँ से है, पहली दरसगाह माँ है। जी तो माँ ही चाहती है कि बच्चा सिर्फ पैसा कमाए, वो परवरिश में ये ना सीखे कि उसने कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, वो उसकी सेकंड प्रायोरिटी है। तो ये वजह है। तो बाकी जो आजकल के टीचर्स हैं उनको यही चाहिए, दुआ करें कि हमारी गवर्नमेंट को ख्याल आए, होश के राउंड लें और कुछ जॉब्स क्रिएट करें और कंपटीशन पे जॉब्स क्रिएट करें। अच्छा सर, ये हमारी सारी जो थी प्रोफेशनल डिस्कशन थी और आपने अपने एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस की बेस पर बड़े अच्छे तरीके से हमारे जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किया है। अब आपकी इजाज़त से आपसे कुछ अगर पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लें। जी 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 सर, आप माशाल्लाह अपनी शादी के बारे में बताएं कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? जी, मेरी अरेंज मैरिज ही थी और लव मैरिज जो है मैंने सोची भी नहीं। सोची भी नहीं? तो इसके पीछे की कोई बेसिक सी वजह? बेसिक वजह यही थी कि हमारा वो कुछ जो काम है वो है ही ऐसा जिसमें हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। सही है। क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट्स के लिए टीचर आइडियल होते हैं, तो टीचर्स पसंद आ ही जाती हैं समटाइम्स स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। लेकिन फिर हमें अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि हमने काम तो यही करना है, और अगर आप वहां पे एक बार स्ट्रक हो गए तो आपका इमेज खराब हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा माशाल्लाह, आपकी जिस तरह अरेंज मैरिज, तो आपकी अपनी शादी के लिहाज से जो है वो कैसी फीलिंग्स है अभी तक? आपकी ये शादीशुदा लाइफ कैसे चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, और मेरा बेटा भी है। अच्छा माशाल्लाह। मैं हाँ, और ये है कि छोटा है अभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही चाहूंगा कि इसमें मैं एक और बात ऐड करूं कि बच्चों को ये ना कहें, आजकल हम क्या कर रहे हैं जी कि बच्चों को ये कह रहे हैं कि मैंने जो है ना, आपका जो जी करता वो करो। जी मैं इस स्टेटमेंट के थोड़ा अगेंस्ट हूँ। मैं कहता हूँ एक वक्त वो वापस आएगा जब हमारे पेरेंट्स कहते थे नहीं तुमने यही बनना है, तुमने यही करना है। उसकी रीजन है कि आज देखिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कम हो गए हैं, जी उनकी सबकी जो दौड़ है ना वो कंप्यूटर की तरफ लग गई है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को जो आपने सोचा हुआ वो बनाए, ना कि ये उसको कहें कि लिबर्टी दें कि भाई जो तुम चाहते हो वो करो। वो जो तुम चाहते हो करने के चक्कर में ना आप पैसा भी इन्वेस्ट कर देते हैं और आउटपुट में आपको पता ही है मार्केट के क्या हालात है हमारे। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद डिस्कशन अपनी जो है उसको कंक्लूड करते हैं। ये ना स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अब जिस तरह एंट्री टेस्ट हो रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसके अंदर मैथमेटिक्स का भी जो है ना वो एक बहुत बड़ा पोर्शन है। स्टूडेंट्स की सारी जो एकेडमिक्स होती है वो तकरीबन कैलकुलेटर के साथ उन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह किए होते हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट में जो है या डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके टेस्ट में वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते। बिल्कुल। तो इसके लिए काइंडली स्टूडेंट्स को कोई टिप्स या कोई ऐसी ट्रिक्स बता दें कि वो अपने इन टेस्ट को अच्छे तरीके से कवर कर लें। अच्छा, उसमें भी ना कुछ ऐसा है कि मैं अगर चूंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो स्कूल में मैं हमारे पास 8th क्लास के बच्चे भी होते हैं। मैं 8th को भी पढ़ाता हूँ, 9th को भी, 10th को भी। 9th-10th में तो चलो कैलकुलेटर अलाउड है। 8th क्लास में अगर आप एक बच्चे को अच्छी तरह ट्रेन कर दे ना कि भाई तुमने, और उससे पीछे अगर कोई टीचर 7th 8th 6 में पढ़ा रहा है जी, वो चाहे तो बच्चे को ट्रेन कर दे कि मैंने भाई तुम्हें कैलकुलेटर नहीं यूज करने देना। स्क्वायर रूट आ गया तो परेशानी आ गई, इवन आजकल के बच्चों को तो टेबल्स नहीं आते, मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो वो परेशान वो कैलकुलेटर यूज करते हैं उसके लिए। तो 6, 7, 8 में अगर आप उनको ये चीज सिखा दें, वो 9th में कैलकुलेटर को हाथ ही नहीं लगाएगा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ गई आपके पास वैल्यू,
तो फिर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। हाँ, एंट्री टेस्ट में जो यूज होती है, अगर आप नोटिस करें तो वो 6, 7, 8 वाली ही कैलकुलेशन यूज होती है। कहीं स्क्वायर रूट आ गया, कहीं स्क्वायर आ गया और कहीं क्यूब रूट आ गया। अब अगर किसी को क्यूब रूट नहीं आता, स्क्वायर रूट नहीं आता, तो फिर उसको 12 साल उसने कुछ नहीं सीखा। ठीक है। अच्छा सर, आपसे माशाल्लाह इस वक्त तक हजारों स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ चुके हैं, उन्होंने आपसे फायदा लिया, आपके कांटेक्ट में भी होंगे। कोई एक ऐसी एडवाइस, कोई एक ऐसा मैसेज जो स्पेशली आप अपने स्टूडेंट्स के लिए या अपने फॉलोअर्स के लिए रिकॉर्ड करना चाहें? आई थिंक सो, जो सजेशन है वो यही है कि आजकल 2 चीजें लाजमी फॉलो कर लें, पकड़ लें इस बात को। एक अपने पेरेंट्स को फॉलो करें, एक अपने टीचर्स को फॉलो करें। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं तो आप कामयाब ही कामयाब है। इसके अलावा अगर आप किसी दोस्त के पीछे लगेंगे, किसी दूसरे दोस्त की तरफ लगेंगे, तो फिर आप बर्बाद है। अच्छा, ये हमारे साथ जी सर थे, इन्होंने आज अपनी डिस्कशन की अपनी लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जितना इनका एक्सपीरियंस है उसकी बेस पर इन्होंने हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एड्रेस किया। और हम फिर दोबारा से एक दफ़ा सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए जो है वो टाइम निकाला और आज की ये प्रोडक्टिव डिस्कशन जो है इसको रिकॉर्ड करवाया। इंशाल्लाह जब आप लोग इसको देख रहे होंगे तो यकीनी तौर पर आपके जितने भी क्वेश्चंस स्पेशली मैथमेटिक्स के हवाले से हैं वो लाजमी तौर पर एड्रेस होंगे। तो इसी तरह अपने टीचर्स को, स्पेशली सर को, इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, इनके मामलात आसान हो। और जिस तरह से ये इस प्रोफेशन के अंदर सर्विंग कर रहे हैं और एक अरसे से जो है वो अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, इनकी सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।